महज एक दशक में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ से बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गई। आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ? जवाब सीधा है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को निरंकुश बना दिया और वक्फ बोर्ड सुरसा की तरह देश की जमीन निगलने लगी। कांग्रेस के इस पुराप को दुरुस्त करने और लोकसभा में जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तो सदन में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको भाजपा की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की भी बात कही। उनकी इस बात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ अमित शाह की तीखी बहस भी हुई। बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने कहा कि ये बिल जो लाया गया है ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के पहले से प्रक्रिया है, उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब है? जिला अधिकारी के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। भाजपा ने हताशा और निराशा दिखाई। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सीट छोड़कर खड़े होकर कहा कि इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। बिल का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया कि उसका असर आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ा। बीजेपी अपनी हताशा, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी हुई। सपा सांसद ने पूछा कि जब चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो हम इसे क्यों बदल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स को बहुत अधिक शक्ति देने के दुष्परिणामों के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से कहा कि महोदय, मैंने सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, इसलिए हम सबको आपके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अखिलेश की बात को सुनते ही अमित शाह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, स्पीकर महोदय, ये आसन का अपमान कर रहे हैं। संसद में मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि बिल वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए लाया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की अपील की। सपा के साथ की तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखा गया, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। वहीं एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने बिल का सपोर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोकॉल कहता है कि तिरंगा या तो सीएम फहराएगा, नहीं तो एलजी। प्रोटोकॉल किसी मंत्री और दूसरे को तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं देता। लेकिन तिहाड़ जेल में बंद शराब घोटाला का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर एक तरह से एलजी वीके सक्सेना को आदेश ही दे डाला कि उनके जेल में होने की वजह से दिल्ली में आतिशी मार लेना, झंडा फहराएंगी। केजरीवाल के इस पत्र का कुल मकसद सियासत करना है, क्योंकि केजरीवाल को अच्छे से पता है कि ऐसा होने वाला नहीं। बड़ी बात तो ये कि एलजी को आदेश देने का अधिकार तक केजरीवाल के पास नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उनकी जगह आतिशी तिरंगा फहराएंगी। दिल्ली सरकार हर साल छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करती है और केजरीवाल वहां एकत्रित लोगों को संबोधित। हालांकि इस साल सीएम जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी वे अपनी मंत्री को सौंप रहे हैं। हालांकि इस लेटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने उन्हें इस्तीफा देने का सुझाव दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वे झगड़ रहे हैं कि कौन झंडा फहराएगा। केजरीवाल के पत्र को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का नेता कल भी अराजकतावादी था, आज भी अराजकतावादी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यों में केवल मुख्यमंत्री को ही ध्वज फहराने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि 1991 से 93 तक और 2014 में जब दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तब एलजी ने ध्वज फहराया था। सचदेवा ने कहा कि शायद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी जिद्दी मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देगा। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी मंत्री आतिशी झंडा फहराएं तो वो उन पर भरोसा करें और इस्तीफा दे दें, ताकि वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकें और झंडा फहरा सकें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की आलोचना करते हुए दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा
कि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ भी किए बिना अब वे इस बात पर झगड़ रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी की चूक की वजह से दिल्ली में निर्दोष लोगों की मौत हुई और डीडीए द्वारा गरीबों के घर गिराए गए। तब केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखी और अब तिरंगा अपने एक मंत्री को फहराने देने को लेकर मुखर हैं। आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री हैं। वे शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही हैं। आतिशी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया, लेकिन वे उन सभी कामकाज को निपटा रही हैं जो कभी मनीष सिसोदिया किया करते थे। सिसोदिया के जेल में रहते हुए इस्तीफे के बाद आतिशी को मंत्री बनाया गया था और अब 15 अगस्त पर आतिशी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिए जाने के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद वही सबसे प्रमुख हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन जैसे भी मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ा। ज्यादा वजन होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और मुकाबले से बाहर कर दिया गया। हालांकि विनेश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पेरिस ओलंपिक्स से पहले रियो ओलंपिक्स में 400 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को बाहर होना पड़ा था, लेकिन पेरिस ओलंपिक में विनेश के बाहर होने के बाद जितना हंगामा मचा तब नहीं हुआ था। असल में कुछ सप्ताह बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस इसी वजह से विनेश के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है ताकि उसे सहानुभूति के साथ वोट मिल सके। अब विनेश फोगाट का वजन ज्यादा पाया गया तो इसमें सरकार का क्या दोष। विनेश को पदक मिले इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो संसद से लेकर सड़क तक ऐसे ही छाती पीट रही है मानो विनेश का वजन सरकार ने बढ़ा दिया। यही वजह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बड़ा ही ऊट पटांग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं तो वे विनेश को मेडल भी दिलवा सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो हद ही कर डाली। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वह विनेश को राज्यसभा में सीट देते। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इसी बयान पर विनेश फोगाट के ताऊ और गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता ने गोल्ड मेडल लिया था और बबीता ने सिल्वर मेडल। पहली महिला पहलवान थी जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से मेडल लिया गया। इसके बाद 2012 में गीता ने बतौर पहली महिला ओलंपिक क्वालिफाई किया था जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार और गीता और बबीता को डीएसपी का पद मिलना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव करके गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगवा दिया। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस डालने के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब गीता ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, तब उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया। महावीर फोगाट ने कैमरे के सामने कहा कि उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सब सिर्फ राजनीति के चलते कहा कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण ओलंपिक से अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। इस बीच हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि विनेश को वो सारे सम्मान दिए जाएंगे जो मेडल आने पर खिलाड़ी को दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इसी बहाने अपने वोट बैंक की सियासत चमकाने की कोशिश करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने हालांकि अपनी तरफ से देश में वक्फ के स्थान बनाने की पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में संशोधन बिल लेकर आ गई तो कांग्रेस की हाय तौबा शुरू हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के बहाने कांग्रेस पर उसी के हथियार से ऐसा वार किया कि कांग्रेस को अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडी गठबंधन की हवा बीजेपी ने एक झटके में निकाल कर रख दी। असल में मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित संबंधित विधेयक पेश कर दिया। इसको लेकर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजिंदर सच्चर थे। इस कारण इसका नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी में 6 अन्य मेंबर्स भी थे। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों में से एक को आधार बनाकर मोदी सरकार ने विपक्ष पर वार किया। विधेयक पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी के बारे में हम सभी को मालूम है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की गिनती भी प्रॉपर्टी से उससे सिर्फ
163 करोड़ की ही आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन परिस्थितियों को मैनेज किया जाए तो इसमें 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आय हो सकती है। ये बातें पुराने समय की हैं। आज के समय में इससे और भी ज़्यादा पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसने कहा कि बोर्ड में महिलाओं और बच्चों को भी जगह मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। इसमें संविधान में किसी भी इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं रहा। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि ये संशोधन उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है जो आप न कर सके। रिजिजू ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि वक्फ अधिनियम 1995 का फिर से अध्ययन होना चाहिए। विपक्ष राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जांच करने के लिए 2005 में इस कमेटी का गठन किया गया था। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA 1 की सरकार थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बवाल भी हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व PM मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय के सबसे पहला अधिकार होने की बात कही थी। रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ेपन का प्रकाश उजागर किया। इसमें ये सिफारिश की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष विकास योजनाएं और आर्थिक सहायता दी जाए। पहले सलमान खुर्शीद, फिर सज्जन सिंह वर्मा और अब मणिशंकर अय्यर। लगता है बांग्लादेश त्रासदी में कांग्रेस ने सत्ता हथियाने का फॉर्मूला ही खोज लिया। कांग्रेस को अब सत्ता शायद देश की हिंसा की आग में झोंकने से, अराजकता फैलाने से हासिल होगी। हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अराजकता और हिंदू विरोधी हिंसा फैल गई है। ऐसे में भारत के कांग्रेसी गिद्धों को उम्मीद है कि यहाँ भी इसी तरह का विद्रोह होगा। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत में चल रहे काल्पनिक मोदी विरोधी अंडरकरंट से करनी शुरू कर दी है। जिस बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास गोनो भवन पर धावा बोलकर लूटपाट की, वो ये सोचने लगे कि भारत में भी कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन चुप है। विपक्ष की ये चुप्पी बेहद खतरनाक है। मणिशंकर अय्यर ने 7 अगस्त को हिंसाग्रस्त बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से की। चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा लगाए गए EVM हैकिंग के आरोपों को दोहराते हुए अय्यर ने इशारा किया कि भारतीय चुनाव किसी भी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी विपक्षी दल इसलिए इससे दूर रहे क्योंकि उन्हें लगा कि ये प्रक्रिया न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष। अपने पाकिस्तान परस्त बयानों के लिए बदनाम अय्यर ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ विपक्ष स्वतंत्रता के साथ चुनावों में भाग लेता है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं और कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं जिसको लेकर कुछ समूहों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 79 सीटों पर पहले और बाद के आंकड़ों में काफी अंतर है। अय्यर ने दावा किया कि जिस तरह बांग्लादेश के लोगों के मन में वहां के चुनावी नतीजों को लेकर संदेह पैदा हुआ, उसी तरह कई भारतीयों को भी गड़बड़ी का संदेह है। अय्यर ने कहा कि इस तरह की आशंकाएं यहां भी जताई जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश से सबक लेने की बात कहते हुए कहा कि हम विकसित भारत होंगे, लेकिन क्या ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक भारत होगा? मणिशंकर अय्यर के निराधार दावों की जड़ें एक संदिग्ध ऑनलाइन रिपोर्ट में हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने हाल ही में इन दावों का खंडन किया था और कहा था कि मानव जाति के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा झूठा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा था कि इसके हर चरण में उम्मीदवारों और हितधारकों को शामिल किया गया है। मतदान के दिन शाम 7 बजे के जब कई केंद्रों पर मतदान बंद हो रहे थे और मतदान कतार में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, अनुमानित आंकड़ा तुलना मतदान के दिन बाद उपलब्ध मतदान समाप्ति के आंकड़ों से करने का निराधार प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान न केवल बेचैन करने वाले हैं, बल्कि स्थिर भारत में अशांति और अराजकता भड़काने की खतरनाक प्रवृत्ति का भी संकेत देते हैं। कांग्रेस की बयानबाजी उसकी बार बार की राजनीतिक असफलताओं से निकली हताशा को दिखाता है। भारत के लोगों ने लगातार 3 चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को चुना। Your report, News of India.
शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के जमानत मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने बार बार जमानत नहीं देने की मांग कर रहे थे। तभी हाईकोर्ट ने ईडी से पूछ लिया कि मैं उलझन में हूं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने टिप्पणी की कि मैं भी उतनी ही उलझन में हूं जितनी कोई भी हो सकता है। अगर मैं जमानत रद्द कर दूं तो क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करेंगे? अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। ईडी की दुनिया में भ्रम का ये एक क्लासिक केस है। जवाब में ईडी के वकील ने दलील दी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भले ही दे दी हो, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार नहीं दिया गया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी वैध है। और इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वे भ्रमित हो गई। उन्होंने कहा कि क्या ये जमानत अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले में सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है और टिप्पणी की कि ईडी को अब मामले में अब कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी। आप हर समय अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते, जैसे कि इस अदालत के पास कोई काम नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि ये मत सोचिए कि अदालतें बिना सोचे समझे फैसला दे देंगी। और इस पर ईडी ने स्पष्ट किया, पिछली बार जांच एजेंसी के बजाय केजरीवाल के वकील ने तारीख मांगी थी। साथ ही उन्होंने मामले पर बहस के लिए एक छोटी तारीख देने का आग्रह किया। अदालत ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 20 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। एक दिन पहले सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी नामंजूर कर दिया। हालांकि ये छूट दी कि वे निचली अदालत जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। जहां तक जमानत की अपील का सवाल है तो केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। तभी से इस मामले पर सुनवाई जज नीना बंसल कृष्णा की अदालत में चल रही है। सुनवाई के बीच ईडी की ओर से वकील विवेक गुरनानी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि एएसजी एसवी राजू किसी अन्य मामले में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। अदालत कल या किसी छोटी तारीख पर इसकी सुनवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये मौका भी है और दस्तूर भी, खास तौर से अधीर रंजन चौधरी के लिए, जो ये कह चुके हैं कि राजनीति के सिवा कुछ दूसरा काम उन्हें आता नहीं और कांग्रेस है कि उन्हें राजनीति करने नहीं दे रही। अपनी पार्टी वे बना सकें। पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात नहीं। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प है कि वे किसी दूसरी पार्टी का रुख करें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके साथ वे जुड़ें और सियासत करें। इसलिए खबर है कि अधीर रंजन चौधरी जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी का जो ममता विरोधी मिशन है वो पूरी तरह से उनके लिए अनुकूल है। सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन अंदर खाने बीजेपी से बात कर रहे हैं और बातचीत का नतीजा जल्द ही सामने आने वाला है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से अधीर रंजन चौधरी को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया। अधीर रंजन की नाराजगी अब और बढ़ गई जब उन्हें मीटिंग में बताया गया कि वे राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। ये बात अधीर को हजम नहीं हुई और उन्होंने खुलकर अपना विरोध जता दिया। पहले से ही पार्टी से खफा चल रहे पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी बढ़ गई है। इस नाराजगी की बड़ी वजह ये कि उन्हें बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद वे पार्टी में अलग थलग से पड़ गए हैं। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा अधीर रंजन से नाराज है। खास तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, जिसके नतीजे में बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। तभी तो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि एक टीवी इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मुझे बाहर रखना जरूरी हुआ तो रख देंगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख लगा। मैं अध्यक्ष तो था ही, पर मेरी राय को उतनी अहमियत नहीं दी गई। इस पर बंगाल बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि ममता का विरोध करने की कीमत अधीर रंजन को चुकानी पड़ी। ये सही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर प्रदेश नेतृत्व में मतभेद था। टीएमसी ने शुरुआत में तो गठबंधन की बात कही, लेकिन बाद में अधीर के बयान से बात बिगड़ गई।
रही सही कसर अधीर रंजन के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी हो गई। अधीर रंजन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। अब टीएमसी एक बार फिर से अधीर रंजन पर हमला बोल रही है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार न बनने का जिम्मेदार अधीर रंजन को मानते हैं। कल्याण बनर्जी तो यहां तक कहते हैं कि अधीर रंजन बीजेपी के एजेंट हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता तारिक अनवर कहते हैं कि अधीर रंजन के बारे में जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। वे बीजेपी में जाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वे कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे?